हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो हो सकता है नियर फ्यूचर में इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में। हाल ही में जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने जो डेटा सिक्योरिटी बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके बारे में इसको बहुत माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करके इंपॉर्टेंट लीगल रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि इस बिल को और बेटर बनाया जा सके इससे पहले कि इसको पार्लियामेंट में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद ये जब एक्ट बन जाएगा, पूरे कंट्री पे लागू हो जाएगा, तो हर तरह के डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो या नॉन पर्सनल डेटा हो, उन सभी को ये सिंगल हैंडेडली रेगुलेट करेगा। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस बिल को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसको जेसीपी या जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास रेफर किया गया कि आप इसको डिटेल में एनालाइज करिए और आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, आपका जो फीडबैक है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हुए, जिसमें हो सकता है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, या फिर बेसिकली पब्लिक इन जनरल हो, या डिफरेंट कंपनीज हो, इन सब के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे। उसके बाद आप जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, या इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आपको कोई और अच्छा बिल या प्रोविजंस दिखाई देते हैं, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट करके फाइनली अपनी रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ पार्लियामेंट इसको फाइनली स्क्रूटनाइज करेगी और उसके बाद इस बिल को पास बेसिकली किया जाएगा प्रेसिडेंशियल एक्शन के बाद। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? 78 सिटिंग्स जो रफली 184 आवर्स 20 मिनट्स तक बेसिकली चली, और ये जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको 6 बार से ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया ताकि एक्चुअली इस बिल को बहुत क्लोजली, डिटेल में, डिलीजेंटली ये लोग एनालाइज कर सके। इस कमेटी ने फाइनली अपने रिकमेंडेशंस कोलेट करते हुए दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी फाइनल रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशंस को प्रस्तुत किया है। जो की रिकमेंडेशन है उसमें से एक मेन रिकमेंडेशन यह भी है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसके अलावा हो सकता है व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज हो सकती हैं। ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज जो इंटरमीडियरीज की तरह काम नहीं करती हैं, और इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि आप सिर्फ कहीं से डेटा ले रहे हैं और दूसरे एंड पे उस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। मतलब आप खुद अपना डेटा या बेसिकली अपनी पॉलिसीज या अपना खुद कोई चीज पब्लिश आप नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज जो इंटरमीडियरीज नहीं है, उनको इस बेसिकली बिल के आने के बाद अभी जो जेसीपी के रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से कंटेंट पब्लिशर्स माना जाएगा। इसका मतलब अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पब्लिश होता है, आप अगर एक इंटरमीडियरी कंपनी नहीं है, तो जो भी पब्लिश होगा आपके बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो भी चीज होस्ट होगी, उसके लिए आपको ही लायबल या आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा और क्या बेसिकली मेजर रिकमेंडेशंस हैं इस जेसीपी की? जेसीपी या जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें ध्यान दीजिए इस वर्ड पे कि इनिशियली जब इस कमेटी को सेटअप किया गया तो सिर्फ पर्सनल डेटा से रिलेटेड इसका मैंडेट रहा, लेकिन किस तरीके से यह मैंडेट इस पूरी कंसल्टेटिव प्रोसेस के दौरान या स्क्रूटिनी प्रोसेस के दौरान सिर्फ पर्सनल डेटा ही नहीं, नॉन पर्सनल डेटा को भी कवर करने के लिए एक्सटेंड किया गया। ये जो जेसीपी थी, इसको दिसंबर 2019 में फॉर्म किया गया और इसका मैंडेट रहा कि आप डेलिब्रेट करेंगे ऐसे इश्यूज से जो रिलेटेड है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके। उसके अलावा आप अपने मैंडेट को इवेंचुअली डिस्कशंस के बाद नॉन पर्सनल डेटा पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो बेसिकली स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज करने के बाद जेसीपी को लगा कि एक्चुअली जिस तरीके से डेटा जनरेट होता है, जिस तरीके से डेटा को एग्रीगेट किया जाता है, जिस तरीके से डेटा को डिससेमिनेट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, यह डिफरेंशिएट करना कि इसमें से कौन सा पर्सनल डेटा है, कौन सा नॉन पर्सनल डेटा है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इस वजह से जेसीपी ने कहा कि हालांकि हमारा जो इनिशियल मैंडेट था वो सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके था
कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड अपनी की रिकमेंडेशंस दें, लेकिन हमें लगता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है, बाइफर्केशन है, सेगमेंटेशन है, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, इसको अचीव कर पाना आज के सोशल मीडिया के जमाने में, जिसमें टन्स ऑफ डेटा हर सेकंड जनरेट होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वजह से हालांकि हमारा मैंडेट सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने नॉन पर्सनल डेटा और दोनों को कंबाइन करके होलिस्टिक रिकमेंडेशंस को अपना बेसिकली प्रेजेंट किया है। जो कमिटी 2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने टोटल 99 रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की हैं, जिसमें से 12 ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो ओरिजिनल बेसिकली प्रोविजंस थे उसको और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे उसमें ट्वीक्स या मॉडिफिकेशंस के तौर पे प्रेजेंट किए गए हैं। 4 या 5 अगर आप इसकी की रिकमेंडेशंस देखें, पहली रिकमेंडेशन है कि एक्चुअली सिर्फ पर्सनल डेटा को ही नहीं, हमें नॉन पर्सनल डेटा को भी एज ए पैकेज, एक होलिस्टिक व्यू के तौर पे कंसीडर करना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन रही इस जेसीपी की कि पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा को सेग्रीगेट अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। यह सेग्रीगेशन पॉसिबल भी प्रैक्टिकली नहीं है। इस वजह से पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा दोनों को बेसिकली कवर करे, जो भी हमारा बिल फाइनली प्रेजेंट किया जाए, पास किया जाए बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आज के जमाने में अगर आप देखें तो एक्चुअली किस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है, किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, डिसेमिनेट किया जा रहा है, इसमें आप कहें कि यह पार्ट पर्सनल डेटा है, यह पार्ट नॉन पर्सनल है, यह आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनिशियली जो सोच रही कि हम सिर्फ पर्सनल डेटा को कवर करेंगे, इसके बजाय हम पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा को कवर करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटी रेकमेंड करते हैं। इसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी या डीपीए, जो पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल दोनों टाइप के डेटा को बेसिकली कवर करेंगे। पहली की रिकमेंडेशन। दूसरी की रिकमेंडेशन रही कि ट्रांजिशन पीरियड क्या होगा। टेक्नोलॉजी आजकल सभी की लाइफ में एक इंसेपरेबल पार्ट बन गई है। फर्म्स हैं, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, कॉमन यूजर्स हैं, इतना ज्यादा बेसिकली डेटा जनरेट करते हैं। और जो डेटा एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइम दिया जाए कि जब ये बिल फाइनली पास हो जाए तो कितने टाइम के अंदर उनको कंप्लाई करना होगा इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर। जो बेसिकली डेटा एग्रीगेटर्स हैं उनको 24 मंथ्स दिए गए हैं, मतलब 2 साल के अंदर अंदर जब भी एक्ट नोटिफाई हो उसके 2 साल के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ। लेकिन ऐसे डेटा फिड्यूशरीज जो एक्चुअली सिर्फ चिल्ड्रन रिलेटेड डेटा या बच्चों से रिलेटेड डेटा में डील करते हैं, उनको बहुत शॉर्ट विंडो दी गई है कि जैसे ही एक्ट नोटिफाई होता है आपको 9 महीने के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ। सेकंड मेजर रिकमेंडेशन। तीसरी मेजर रिकमेंडेशन रही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी को कैसे फिक्स किया जाए। एक तीसरी मेजर रिकमेंडेशन रही कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो खुद इंटरमीडिएरी की तरह काम नहीं करते कि सिर्फ हम डेटा दूसरों से कलेक्ट करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। मान लीजिए ट्विटर पे मुझे कुछ लिखना है तो ट्विटर का उसमें कोई रोल नहीं है कि मैं ट्विटर पे क्या लिखता हूं। और इस वजह से जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है या आईटी एक्ट है, उसका सेक्शन 79 ऐसे इंटरमीडिएरीज को प्रोटेक्ट करता है कि आप ट्विटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि प्रेम प्रकाश मीना एक्चुअली ट्विटर पे क्या पोस्ट करता है या प्रेम प्रकाश मीना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे क्या बेसिकली पोस्ट करता है। इसके लिए प्रेम प्रकाश मीना को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराइए रादर देन फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम या ट्विटर, क्योंकि वो सिर्फ इंटरमीडिएरीज हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज जो इंटरमीडिएरीज नहीं है, नॉन इंटरमीडिएरीज हैं, अगर वो कोई कंटेंट होस्ट करती हैं तो उनको पब्लिशर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब यह माना जाएगा कि उन्होंने खुद ने जैसे वो चीज बनाई हो, पब्लिश की हो, और इनको इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर लायबल मानते हुए इसके जो भी पीनल एक्शंस हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। 3 रिकमेंडेशंस। चौथी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि पेनल्टी किस टाइप की होगी अगर कोई वायलेट करता है। कमिटी ने रिकमेंड किया है कि एक फाइन अप टू 15 करोड़ या फिर आपका जो टोटल ग्लोबल, इंडिया नहीं ग्लोबल जो टर्नओवर है किसी भी फर्म का, अगर डेटा ब्रीच हो जाती है तो उसका 4% तक आपको फाइन के रूप में पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा जेल भी बेसिकली आपको हो सकती है रफली 3 साल तक अगर कोई भी डी आइडेंटिफाइड डेटा
री आइडेंटिफाई कर दिया जाता है प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बिना। इसके अलावा पांचवी मेजर रिकमेंडेशन कि टाइमली अलर्ट। अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, कोई भी डेटा एग्रीगेटर हो या डेटा फिड्यूशियरी हो, उसको 72 आवर्स के अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी उसको इमीडिएटली नोटिफाई करना होगा। उसके बाद जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी या डीपीए होगा, इस पूरी सीन को एनालाइज करेगा, क्या सिचुएशन है, किस टाइप का डेटा ब्रीच हुआ है, क्या सिवेरिटी है, क्या उसका क्वांटम है। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपने हिसाब से जो उनको अप्रोप्रिएट लगेगा कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए, वो इंश्योर करेंगे। तो ये 5 अच्छे की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रही इस जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। जेसीपी ने जब ये रिकमेंडेशंस दी तो किन किन चीजों को अकाउंट में लिया होगा इससे पहले कि अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनल करें। जेसीपी ने जो इंटरनेट की ग्रोथ है, उसके अलावा कंज्यूमर्स इतना ज्यादा डेटा धीरे धीरे जनरेट करते जा रहे हैं और टाइम के साथ ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो इस डेटा को यूटिलाइज करती हैं पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पर्सनलाइज टारगेटिंग के लिए, आपके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से। अगर आप अमेजन में कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं या आप स्नैपडील पे कुछ ऑर्डर करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके हिसाब से उस डेटा को यूटिलाइज करके वो आपको और नई रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इवन ईमेल प्रोवाइडर्स हैं या हो सकता है व्हाट्सएप एटसेट्रा और बहुत सारे, या इंस्टाग्राम, जो चीज आप ब्राउज करेंगे उससे रिलेटेड आपको एड इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। तो कंपनीज बिना यूजर के कॉन्सेंट के उस डेटा को इकट्ठा करके, उसको प्रोसेस करके, उसको बेसिकली यूज करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अगर वो डेटा लीक होता है तो कंपनीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये इस बिल के आने के बाद चेंज हो जाएगा, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। क्या बेसिकली प्रोटोकॉल होगा अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, क्या पेनल्टीज होती हैं और किस तरीका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इन प्लेस लाया जाएगा ताकि एक्चुअली ये बिल इफेक्टिवली काम कर सके, ये सब आएगा अब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर। ऐसी कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके, उसके लिए 2019 में गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पहली बार बेसिकली पार्लियामेंट में टेबल किया। उसके बाद कमिटी को रेफर कर दिया गया। कमिटी ने इस बात पे भी स्ट्रेस किया है कि हमको नई प्रोसेसेस या किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, कैसे वो प्रोसेस होगा, कैसे वो डिसेमिनेट होगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, इनका बेसिकली क्या क्या रोल रहेगा ये भी स्पेसिफाई करने की कोशिश की है। ये भी अकाउंट में लिया गया है जेसीपी ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस को देने से पहले। इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न कि जेसीपी की रिकमेंडेशंस ने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो फाइनल यूजर्स हैं उनका डेटा कंपनीज कैसे स्टोर करेंगी, हैंडल करेंगी। डेटा ब्रीच अगर हो जाता है उसका बेसिकली किसी की हेल्थ पे, वेलबींग पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे, या जो बॉट्स है वो प्लोरिफेट कर रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, या फेक अकाउंट्स, या डेटा लोकलाइजेशन के जो रिक्वायरमेंट्स है, इन सब को भी कैसे होलिस्टिकली अकाउंट में लेते हुए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कंट्री वाइड रोल आउट की जाए। इसके अलावा जेसीपी ने यह भी कहा कि जनरल जो पब्लिक है उसको हमेशा इस बात की चिंता होती है या अनईज इस बारे में फील करते हैं कि एक्चुअली कंपनीज पता नहीं उनके डेटा को कैसे स्टोर कर रही होंगी, कैसे प्रोसेस कर रही होंगी और किस किस चीज के लिए उनकी नॉलेज के बिना यूज कर रही होंगी। ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ डेटा है, कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल यूज ऑफ पर्सनल डेटा है, इसकी वजह से जो एंड यूजर्स हैं, आप जैसे और हमारे जैसे कॉमन पब्लिक, उनके अंदर इन कंपनीज को लेके ट्रस्ट एक्चुअली बहुत कम देखा गया है। और बहुत बार सेंसिटिव या जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा होता है उसका ब्रीच होना, लीक होना, मिसयूज होना अब एक आम बात बनती जा रही है और एक्सपोनेंशियली ऐसे इंसिडेंट्स की बढ़त देखी जा रही है। ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, क्या लीगल प्रोविजंस हो, क्या कल्चरल प्रोविजंस हो, क्या टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सेटअप करना पड़ेगा ताकि एक यूजर फ्रेंडली डेटा इकोसिस्टम हम कंट्री में डेवलप कर सके, ये अभी तक मिसिंग था। इस चीज को भी जेसीपी ने अकाउंट में लिया है और अपनी रिकमेंडेशंस में इन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, उसके अलावा किसी की मेंटल हेल्थ पे या इमोशनल वेलबींग के अगर डेटा ब्रीच होता है, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उस इंडिविजुअल, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इस चीज को भी एड्रेस करने की जेसीपी की रिकमेंडेशन ने कोशिश की है। दोस्तों,
इनफैक्ट जेसीपी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग को साइट किया है। जेसीपी के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें से 86% से भी ज्यादा लोगों को इस बात की चिंता होती है, एंग्री भी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं कि एक्चुअली अगर उनका डेटा लीक हो गया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग को वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। उसकी वजह से उनके स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स, सोशल हैबिट्स या प्रोफेशनली भी नेगेटिव बियरिंग इस डेटा ब्रीच की हो सकती है। तो जेसीपी ने ओवरऑल बहुत सारे जो मॉडर्न फीचर्स हैं इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आप मेरी माने, मुझे लगता है बहुत अच्छी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। अभी तक एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी मिस है हमारी कंट्री में कि अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो उसको कैसे टैकल किया जाए, ये सब अब एक्चुअली इन प्रोसीजर्स के थ्रू, अब इन सब नए रिकमेंडेशंस के थ्रू या प्रोविजंस के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। ज्यादातर रिकमेंडेशंस अगर आप देखें तो हमने बेसिकली इंस्पायर की हैं जो यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है। अगर आप स्क्रीन पे इस टेबल को देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इंडिया में सिर्फ 2 और 3 मेजर डिफरेंसेस देखे गए हैं। पहली बात तो जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ये रफली चाहे यूरोपियन यूनियन हो या जेसीपी की जो रिकमेंडेशंस हो, रफली सिमिलर है। टाइम फ्रेम दोनों में 72 आवर्स का है। इंडिया में सिर्फ उसमें अगर आप चिल्ड्रन रिलेटेड डेटा में डील कर रहे हैं तो आपको विद इन बेसिकली 9 मंथ्स रजिस्टर करना होगा। ये एक एडिशनल प्रोविजन है। यूरोपियन यूनियन में जेल का कोई प्रोविजन नहीं है। इंडिया में 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ये एक एडिड बेसिकली इनबिल्ट प्रोविजन बनाया गया है। तो ये बात तो रही जेसीपी की क्या रिकमेंडेशंस हैं। अब इसको बिल का रूप लेने के लिए और क्या जर्नी आगे ट्रैवल करनी होगी। तो जेसीपी रिपोर्ट है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा को सबमिट की जा चुकी है। सभी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इसकी कॉपीज दी जा चुकी हैं और उनसे उनका फीडबैक, उनके सजेशंस, उनके ओपिनियंस बेसिकली इनवाइट किए गए हैं अगर वो चाहते हैं कोई फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन इस पे देना। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है इस बिल को हैंडल करने के लिए, वो जो रिकमेंडेशन जेसीपी ने दी है उनको डिस्कस बेसिकली करेगी। और जो कमेंट्स हैं इंडस्ट्री से, पब्लिक पॉलिसी ग्रुप से या बाकी लोगों से, वो अब इनवाइट नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी जेसीपी कंसल्ट करके कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद अगर लोकसभा, ये एक पॉलिटी या लक्ष्मीकांत टाइप क्वेश्चन हो गया, अगर लोकसभा इस बिल को पास कर दे ऐसे के ऐसे या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, उसके बाद ये जाएगा सेम प्रोसेस में राज्यसभा के साथ। मान लीजिए राज्यसभा ने इसको अग्री नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया या कुछ बेसिकली डिसएग्रीमेंट्स इस पे दिए, तो फिर आगे क्या होगा? फिर एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की, लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर या बेसिकली वाइस चेयरमैन, चेयरमैन। फिर इसको बेसिकली प्रिसाइड करेंगे एक्चुअली स्पीकर, और ये बेसिकली जॉइंट सिटिंग कॉल की जाएगी बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब एक बार बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उनके एक्सेंट के लिए, अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज, चाहे तो अपने सजेशंस के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ वापस भेज सकते हैं। लोकसभा चाहे तो उन सजेशंस, उन फीडबैक जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके बिल को फिर से पास करवाए। या अगर लोकसभा चाहे कि एक्चुअली हम इसमें और कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो वो प्रेसिडेंट द्वारा दिए हुए रिकमेंडेशंस, फीडबैक को टोटली इग्नोर करते हुए बिल को प्रेसिडेंशियल एक्शन के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर बिल दोबारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास गया विद और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी तरीके से इस बिल को एसेंट देना ही होगा ताकि यह बिल फाइनली लॉ में कन्वर्ट हो सके। यही प्रोसीजर इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी फॉलो करना होगा दोस्तों। अच्छी शुरुआत, फाइनली एक नोडल अथॉरिटी, प्रोसीजर्स, सेफगार्ड, अलग अलग एरियाज को कवर करते हुए डेटा एग्रीगेटर्स को, इंटरमीडियरीज को, पब्लिशर्स को, आम जनता को कब नोटिफाई करना होगा, क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या पीनल प्रोविजंस हो सकते हैं, इवेंचुअली हमारे जैसे जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमारा जो डेटा है वो सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल किया जा रहा है। डेटा अगर ब्रीच हुआ तो
तो उसमें लोगों की, कंपनीज की, पब्लिशर्स की, इंटरमीडियरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पूरा सिस्टम मैच्योर होने लगेगा, जो नए चैलेंजेस आएंगे डेटा से रिलेटेड, उनको भी धीरे धीरे इसमें एडजस्ट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और पूरे मैकेनिज्म को और बेटर बनाया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।